अभी तक y और u ऐड नहीं हुए आपके सेट S के अंदर, लेकिन x ऐड हो चुका है, इसलिए y का शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट हो चुका हुआ है जब हमने x के एजेस को रिलैक्स किया। ठीक है, तो उससे हमारे पास ये dy लेस देन इक्वल टू du की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कहा है कि हमने इस आइटरेशन में ऐड कौन सा वर्टेक्स किया है, u वर्टेक्स ऐड किया है और उसका जो डिस्टेंस है वो इनकरेक्टली कंप्यूट हुआ है। ये हमारी कंट्राडिक्शन वाली assumption थी। ठीक है, सो u क्यों ऐड होगा s के अंदर, इस आइटरेशन के अंदर? या तो u का जो हम हर आइटरेशन के अंदर किस तरह से एक वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं, ऐसा वर्टेक्स जिसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो जिसका सोर्स वर्टेक्स से डिस्टेंस सबसे कम हो, हम तब एक वर्टेक्स को ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस टाइम u और y दोनों सेट v माइनस एस के अंदर अवेलेबल हैं और हम u को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो या तो d ऑफ u जो है वो लेस देन इक्वल होगा d ऑफ y के, तब हमने u को सिलेक्ट किया है। ठीक है, या फिर ये दोनों इक्वल होंगे और हमने रैंडमली आर्बिट्रेरीली u को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सो इससे हमारे पास फिर क्या कंडीशन आती है, du लेस देन इक्वल टू dy। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा है, dy लेस देन इक्वल टू du। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एट अ टाइम करेक्ट कब हो सकती हैं, जब du इज इक्वल टू dy, यानी dy किसके इक्वल है, डेल्टा एस वाई के, क्योंकि ये तो कंप्यूट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से ये जो इनइक्वालिटी है ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एट अ टाइम कब ट्रू होंगी, जब dy इज इक्वल टू du होगा, ये इक्वालिटी में बदल जाएगी इनइक्वालिटी, फिर इस वजह से ये भी इनइक्वालिटी में बदल जाएगी, यानी डेल्टा एस वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस यू बन जाएगा। सो वी गेट dy इज इक्वल टू डेल्टा एस वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस यू इज इक्वल टू du। तो ये जो हमारे पास आ रहा है du इज इक्वल टू डेल्टा एस यू, तो ये तो हमारी कंट्रडिक्शन आ गई। सो हमारी जो अजम्पशन थी वो इनकरेक्ट प्रूव हो गई। हमने तो कहा था कि u वो पहला वर्टेक्स है जिसके लिए इनकरेक्ट कंप्यूट हुआ है। सो ये कंट्रडिक्शन आ गई, इसका मतलब है कि फिर इनकरेक्ट कंप्यूट नहीं होगा बल्कि करेक्ट कंप्यूट होगा ये जो डिस्टेंस है, यानी जब भी एक वर्टेक्स इंसर्ट होगा तो उसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा। अब हम इसका रन टाइम चेक कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन के अंदर आप v टाइम्स काम कर रहे हो तो दैट इज o ऑफ v, और ये जो हमारे पास while लूप है उसके अंदर एक्सट्रैक्ट मिन वाला एक फंक्शन होता है। एक्सट्रैक्ट मिन कितनी दफ़ा कॉल होता है, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड v टाइम्स। और डिक्रीज की कितनी दफ़ा कॉल हो रहा है, डिक्रीज की हम कब कब कॉल कर रहे होते हैं, जब हम एजेस को रिलैक्स कर रहे होते हैं, आउट एजेस को। ठीक है, तो सब अगर हम हर नोड के आउट एजेस को रिलैक्स करें तो इन सबको हम सम करें तो दिस बिकम्स ई। ठीक है, तो डिक्रीज की जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा ई टाइम्स, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी, v इंटू टी एक्सट्रैक्ट मिन प्लस ई इंटू टी डिक्रीज की। अब ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये डिक्रीज की और एक्सट्रैक्ट मिन की क्या कॉस्ट है। अगर हम एरे यूज़ करते हैं तो एक्सट्रैक्ट मिन की कॉस्ट हमेशा हमारे पास o ऑफ v होगी और डिक्रीज की कॉस्ट हमारे पास o ऑफ 1 होगी। ठीक है, तो ये टोटल टाइम हमारे पास क्या बन जाएगा, v स्केयर प्लस e, और e इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू v स्केयर, तो दिस वुड बिकम o ऑफ v स्केयर। और अगर हम हीप यूज़ करते हैं, तो बाइनरी हीप यूज़ करते हैं, तो उसमें एक्सट्रैक्ट मिन would take log time, डिक्रीज की would also take log time, तो ये हमारे पास बन जाएगा v log v प्लस e log v। अब ये जो ये टर्म है ये डोमिनेंट है, तो दिस वुड बिकम ऑर्डर ऑफ e log v।